आज हम ई कंटेंट योजनांतर्गत कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र का जो प्रश्न पत्र है वो गद्य साहित्य है और गद्य साहित्य में कहानी, नाटक और एकांक की जो गद्य की विधाएं हैं वो सम्मिलित है पाठ्यक्रम में। पिछले वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप नामक कहानी है उसका सार और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय की चर्चा हम कर चुके हैं और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप जो कहानी है उसके तीन जो मार्मिक अंश है, प्रमुख गद्यांश है, उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं कर चुके हैं। प्रस्तुत वीडियो में हम इनकी द्वारा लिखित या रचित चर्चित और मार्मिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, जिसमें चौथा जो प्रमुख गद्यांश है, चौथा, पांचवा, छठा, ये 4-5 जो गद्यांश है व्याख्या की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे और यदि समय रहेगा तो हम अगली कहानी है खेल जयनंद कुमार की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जयनंद कुमार जी का व्यक्तित्व, कर्तृत्व या जीवन परिचय और खेल कहानी का कथासार के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम छायावाद के या हिंदी कहानी के मशहूर साहित्यकार और कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ, प्रमुख और चर्चित प्रवर्तक कवि प्रसाद द्वारा रचित लिखित कहानी आकाशदीप है। आकाशदीप कहानी के जो प्रमुख गद्यांश है उनकी व्याख्या करते हैं। तो पहले हम चौथा जो मार्मिक गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थीं। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया। इतनी शांत गंभीर हलचल में जल निधि विचार में निमग्न था। वह जैसे आकाश की उन मलिन किरणों से व्रक्त था। ये लघु गद्यांश है लेकिन इसके भाव बहुत ही गहरे हैं। अब हम प्रस्तुत गद्यांश की व्याख्या के 4 जो प्रमुख सोपान होते हैं उनके आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं या इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1, पहले हम इस गद्यांश का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, कहानी संग्रह है नवरत्नों में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लिखित कहानी आकाशदीप से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। ये चर्चित कहानी है, प्रमुख कहानी है, प्रसाद जी की प्रमुख कहानियों में इसका स्थान है। और प्रसाद जी प्रेमचंद युग के बहुत अच्छे सुलझे हुए कहानीकार है और इनकी जो चर्चित कहानी है जिनमें आकाशदीप है, ममता है,
माया है, इंद्रजाल है, प्रतिध्वनि, छाया इत्यादि, ये इनकी चर्चित और प्रमुख कहानियाँ इन्होंने लिखी थी। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। चंपा बुद्धगुप्त की समृद्धि बढ़ जाने पर वैसा सुख अनुभव नहीं कर पाती जैसा कि वह उससे पहले अनुभव किया करती थी, जबकि उनके पास एक नौका ही थी। बुद्धगुप्त ने चंपा से कहा कि हम अब तो पहले की तुलना में और अधिक अच्छी तरह विचार कर सकते हैं। तभी चंपा को याद आया कि बुद्धगुप्त उसके पिता का हत्यारा है। वे क्रुद्ध हो उठी। इसी बात का उक्त गद्यांश में या प्रस्तुत गद्यांश में वर्णन हुआ है। तो हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान होता है, भावार्थ, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने चित्रित किया है, वर्णित किया है कि बुद्धगुप्त ने चंपा को समझाना चाहा, शांत करना चाहा। उस समय समुद्र के पास और व्यक्तियों की भीड़ न थी, वो अकेले थे दोनों, बुद्धगुप्त और चंपा। समुद्र में लहरें उठ रही थी और वे किनारे से आकर टकराती थी, बिखर जाती थी। पश्चिम दिशा में सूर्य दिन भर चमकने के बाद अस्त होने जा रहा था। वह कांतिहीन हो चला था। उसकी स्थिति उस पथिक की तरह थी जो दिन भर यात्रा करने के बाद थक जाता है। राहगीर होता है, पथिक होता है, जो लंबे समय तक यात्रा करने के बाद में उसे विश्राम की आवश्यकता होती है, आराम की आवश्यकता होती है, और थकान से उसके चेहरे की कांति फीकी पड़ जाती है। समुद्र संध्या के समय शांत था। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कुछ विचार करने में मग्न होकर हलचल रहित हो। सूर्य की किरणों से धूमिल सा प्रकाश फैल रहा था। समुद्र मानो विचारमग्न रहने के कारण इस बात से बेखबर हो कि दिन में तेज प्रकाश देने वाला सूर्य मंद मंद प्रकाश देने लगा है। सूर्य का जो होज है, तेजस्ता है, वो धीरे धीरे कम होने लग गई। उसका प्रकाश मंद हो गया। वह सूर्य के तीव्र या मंद प्रकाश देने की बात की ओर से जैसे उदासीन हो, विचारों में मग्न हो, ऐसी स्थिति उसकी हो गई थी। अब हम उक्त पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यहाँ प्रत्यक्ष रूप से तो सूर्य और समुद्र के बारे में वर्णन किया है, परंतु यह वर्णन बुद्धगुप्त और चंपा के बारे में लागू हो रहा है। नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में जैसे समुद्र को सूर्य के तीव्र और मंद प्रकाश से कोई मतलब नहीं था, उसी प्रकार चंपा को बुद्धगुप्त की संपन्नता एवं गरीबी से कोई मतलब नहीं था। वह अपने विचारों में तल्लीन थी। समुद्र गंभीर समुद्र की भांति समुद्र के किनारे पर लहरें उठ रही थी, किनारे से टकरा रही थी। चंपा के भी हृदय की गहराई में तो गंभीर चिंतन की स्थिति बनी हुई थी। ऊपर से वह बुद्धगुप्त से बातें करती प्रतीत हो रही थी। उसमें विचार आ जा रहे थे। और नंबर 3, लेखक ने यहाँ प्रत्यक्ष रूप से तो सूर्य और समुद्र के बारे में वर्णन किया है, परंतु यह वर्णन बुद्धगुप्त और चंपा के बारे में लागू होता है। और प्रस्तुत पद्यांश की या गद्यांश की गदावतरण की भाषा
शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। और उक्त गद्यांश में काव्यात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है और इसमें जो शब्दावली है वो श्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अब हम पांचवा जो पद्यांश है उसको पढ़ते हैं, फिर उसकी 6% व्याख्याएं करेंगे। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या प्रकृति की सदृश कल्पना विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सर्जन करने लगी। उस मोहनी के रहस्यपूर्ण नील जल का कुहक स्फुट हो उठा, जैसे मदरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों से भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का होता है, किंतु उस परिरंभ में सहसा चेतन होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। तो ये गद्यांश का हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 6% व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, नवरत्न कहानी संग्रह या कहानी संकलन में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लिखित कहानी, चर्चित कहानी आकाशदीप से अवतरित है, लिया गया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। चंपा और जया एक छोटी नाव पर बैठकर समुद्र जल पर विचरण करने निकल पड़ी थी। चंपा की सहेली जया थी। चंपा समुद्र और अस्त होते हुए सूर्य को देख रही थी, उसको निहार रही थी और उनके साथ अपनी स्थिति का सादृश्य बैठाती थी। तभी वहाँ अपना वज्रा लेकर बुद्धगुप्त आया। दोनों में परस्पर कुछ बातें हुई। उन्हीं बातों का प्रस्तुत गद्यांश में लेखक चित्रण कर रहा है। तो इसका जो व्याख्या का 3रा सोपान है, इसका भावार्थ हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी वर्णन करते हैं या वर्णन करता है कि उस समय संध्या का हल्का अंधकार व्याप्त हो चला था। धीरे धीरे क्या है, सूर्य अस्ताचल की ओर अग्रसर हो रहा था। वह अंधकार सामने की पर्वतमाला की चोटी पर आसपास की हरियाली पर फैला था, फैले हुए जल पर भी व्याप्त था। यानी चारों ओर अंधकार का वातावरण या अंधेरा व्याप्त हो रहा था। संध्या का वह हल्का अंधकार नील पिंगल रंग का सा था, नीले रंग का था। उस समय का सारा दृश्य बड़ा काल्पनिक, बड़ा ही सहृदय प्रतीत होता था। उसी प्रकार विश्राम प्रदान करने वाला था, जिस प्रकार थके व्यक्ति को शीतल छाया अच्छी लगती है, सुहानी लगती है, राहत देने वाली, विश्राम दिलाने वाली लगा करती है। संध्या युक्त वह प्रकृति का क्षेत्र ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्वप्न लोक हो, जैसे कोई जादूगरनी अपना जादू दिखाए और उसका जादू काम करने लगे। कुछ ऐसा ही उस अंधकार के वातावरण में महसूस होता था। आकाश में अब दिन का सा प्रकाश नहीं था, यानी सूर्य का तेज कम हो गया था। अंधेरा सा था जो ऐसा लगता था मानो अंतरिक्ष को किसी ने मदरा से सिक्त कर दिया हो। वह दृश्य मादक था, मनोहारी था। सारी सृष्टि हल्के अंधकार से युक्त होकर ऐसी लगती थी
जैसे सृष्टि भर में नील कमल उग आए हों, नील कमलों की सौरभ मादक सुखद लगा करती है। चंपा भी उस वातावरण में अच्छा अनुभव कर रही थी, उसे भी अच्छा फील हो रहा था। जैसे कमलों की सुगंध के बीच में रह रही हो। चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। उसने बुद्धगुप्त को अपने आलिंगन में, अपने आगोश में, अपनी बाहों में ले लिया। दोनों का इस प्रकार मिलन ऐसा लगा मानो क्षितिज पर आकाश और समुद्र का मिलन हो रहा हो, संगम हो रहा हो। शीघ्र ही वह आलिंगन की स्थिति बदल गई। चंपा सचेत हो उठी, जागृत हो गई, सावधान हो गई। उसने अपनी कंचुकी वस्त्र के अंदर छिपी कृपाण निकाली। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम वाक्य का चौथा सोपान, इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण या यूँ कहें इसका कलात्मक सौंदर्य है, उसको निहारते हैं, देखते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश में प्रसाद जी कहानीकार भले ही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु मूलतः वे कवि थे और कल्पना के धनी हैं। उनका यह रूप यहाँ भी व्यक्त हुआ है। कहानी के भी ऐसे स्थलों को पढ़ते समय काव्य पढ़ने का सा आनंद प्राप्त होता है। तो उक्त गद्यांश में काव्यात्मकता को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने प्रवृत्ति का या प्रकृति का बड़ा रम्य मादक दृश्य प्रस्तुत किया है, जो उनकी उर्वर कल्पना तथा कवित शक्ति का परिचायक है। नंबर 3, मानव एवं प्रकृति का सादृश्य यहाँ भी स्थापित करते हुए कथ्य को प्रस्तुत किया गया है। इसमें वर्ण विषु मूर्त चित्रात्मक और अधिक संवेद्य हो गया है। और उक्त पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को, लेखक के भावों को, कहानीकार के भावों और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला इस कहानी का जो छठा गद्यांश है उसको पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 6% व्याख्याएं करेंगे। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्लभ अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारका के समान मेरे सुन में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और कांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 6% व्याख्या करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो नंबर 1, इसका हम पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह या कहानी संकलन में संकलित कवि और लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप नामक कहानी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ हो गया है। अब व्याख्या का दूसरा सोपान, इसका हम प्रसंग देखते हैं। बुद्धगुप्त चंपा के आगे अपने भारत देश की स्मृति के बारे में चर्चा करता है।
चंपा के बिना वह अपने आप को कंगाल मानता है। वह चंपा के कारण अपने अंदर आए परिवर्तन का वर्णन करता है और कहता है, क्या कहता है, उसी बात का इस वर्णन किया गया है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कहलवाया है कि बुद्धगुप्त चंपा से कहता है कि मुझे ईश्वर पर आस्था नहीं है, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं ये भी नहीं मानता है कि कोई कार्य पाप कर्म भी होता है। किसी पर दया करने का महत्व भी मैं नहीं समझता। मुझे ये भी पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, न इसको मानता हूँ। मैं दस्यु जीवन व्यतीत करता रहा हूँ। मैं डाकू का जीवन मैंने व्यतीत किया है। कठोरता का जीवन होता है डाकू का जीवन। मैं परलोक में भी विश्वास नहीं करता। मैं ईश्वर में भी और परलोक में भी कदापि विश्वास नहीं करता। और आगे कहता है कि अब मेरे अंदर एक विचित्र परिवर्तन आ गया है। जो बात मेरे हृदय में कभी उत्पन्न नहीं हुई थी, वह विशेषता कुछ समय से आई हुई प्रतीत हो रही है और मैं उस पर श्रद्धा भी रखता हूँ, विश्वास भी रखता हूँ। जैसे आकाश में कोई तारा उदित हो जाता है और उसी प्रकार मेरे हृदय में तुम्हारा रूप, तुम्हारा ध्यान बना रहने लगा है। मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हो गया हूँ। मेरे हृदय में तुम्हारा ध्यान वैसा ही है जैसे घने अंधकार में प्रकाश की कोई रेखा दिखाई दे जाए। मैं इस स्थिति से पहले शक्ति और धन को ही महत्व देता था, सब कुछ मानता था। शक्ति और धन में मैं विश्वास करता था, लेकिन मुझे अब भान हुआ है, मुझे ज्ञान हुआ है। अब मेरे भीतर शांति, सुंदर कामना का एहसास होता है। वह कहना चाहता है कि अब कुछ समय से तुम्हारे संपर्क में आने के बाद से मेरे मन में ये इच्छा रहने लगी है कि मैं तुम्हें प्राप्त करूं। मेरी इच्छा अब जागृत हो गई है कि मैं तुम्हें प्राप्त कर सकूं, तुम्हें अपनी बना लूं, परंतु मैं अभी तक इस कामना को पूरी होते नहीं देख सका हूं। ये अरमान, ये मेरी इच्छा कब पूरी होगी? यही कारण है कि मैं वास्तविक रूप से प्रसन्न नहीं हूँ। मेरी अप्रसन्नता का यही राज है, यही कारण है। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान होता है, कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बुद्धगुप्त के अंतःकरण की जो मनोस्थिति है उसका यहाँ बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है और कहा है कि प्रेम को लेखक एक बड़ी शक्ति मानता है जो पत्थर हृदय व्यक्ति को भी कोमल बना सकता है। प्रेम के वशीभूत होता है जीव, चाहे वो पशु हो, मनुष्य हो, पक्षी हो। प्रेम के खातिर वो बस में हो जाता है। और प्रस्तुत गद्यांश में बुद्धगुप्त का दस्यु के ही अनुरूप वर्णन किया गया है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली है सरल, सुबोध और कवि के भावों और विचारों को व्यक्त करने में या लेखक के भावों और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। और उक्त गद्यांश में काव्यात्मक भाषा का चित्रण किया गया है। भाषा मुहावरेदार है और श्रेष्ठ भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। अब हम अगला अंतिम प्रस्तुत कहानी का, आकाशदीप कहानी का अंतिम जो गद्यांश है, प्रमुख गद्यांश है, उसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं। बुद्धगुप्त
मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है। बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सभी जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। सब मिलकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। आप अपने स्वदेश लौट जाओ। अब हम इस गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर 6 प्रसंग व्याख्या करते हैं, विवेचन विश्लेषण करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। तो नंबर 1, इसका पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संकलन या कहानी संग्रह से या कहानी संकलन में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित आकाशदीप कहानी का अंतिम प्रमुख गद्यांश है। आकाशदीप कहानी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग देखते हैं या प्रसंग की चर्चा करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बुद्धगुप्त ने पहले तो चंपा से भारत जन्मभूमि की याद आने की बात कही। उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त न करने के कारण प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाता। उसने चंपा से पूछा कि क्या उधार धन लेकर तुम पत्नी के रूप में हमारी जन्मभूमि को वापस चलना चाहोगी? तब चंपा ने उससे जो कहा उसका इसमें वर्णन या चित्रण किया गया है। तो हम इसका भावार्थ देखते हैं। चंपा ने कहा कि बुद्धगुप्त सुनो, मेरे लिए यहाँ की तथा भारतवर्ष की सभी जगह की भूमि मिट्टी तुल्य है। यानी मेरे लिए वसुदेव कुटुंबकम की भावना है। मैं सभी को क्या है पवित्र भूमि मानता हूँ। सब जगह वही मिट्टी का प्रसार प्रचार है। सभी जगह का जल मात्र तरल पदार्थ है। सभी जगह की हवा का अर्थ यही है कि वह शीतल होती है, ठंडी होती है। चंपा ने कहना चाहा कि तुम्हारे लिए जन्मभूमि का यहाँ की तुलना में अधिक महत्व हो सकता है, किंतु मेरी दृष्टि में सब स्थान समान है। सभी भूमि गोपाल की। मुझे किसी स्थान विशेष से विशेष लगाव नहीं है। चंपा कहती है, जैसे आग प्रज्वलित होती दिखाई पड़ा करती है, दाहक होती है, उस प्रकार मेरे भीतर कोई इच्छा तीव्र रूप में उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार मुझे सर्वत्र एक शून्य सा प्रतीत होता है। चंपा ने कहा, हे नाविक, तुम्हें यदि स्वदेश लौटने में प्रसन्नता होती है तो तुम अवश्य जाओ, देरी मत करो, तुरंत प्रभाव से चले जाओ और वहाँ रहकर संपन्नता का, ऐश्वर्य का भोग करो, खुश रहो। मेरी शुभकामना है आपके लिए। तुम मुझे यहीं छोड़ जाओ। मैं यहाँ के इन निरीह इच्छा रहित संतोषी दुखी व्यक्तियों से सहानुभूति और उनकी सेवा प्राप्त करती हुई जीवन यापन करूँगी। मेरे लिए सभी जगह एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण या कलात्मक या काव्य सौंदर्य या यूँ कहे कि विशेष या टिप्पणी, उसको निहारते हैं, देखते हैं।
प्रस्तुत गद्यांश में चंपा का बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम था, इसमें कोई दोहराया नहीं है, और अपने पिता का हत्यारा मानने के कारण वह बुद्धगुप्त को पूर्णतः अपनाना भी नहीं चाहती थी। उसके भीतर द्वंद्वमय स्थिति थी कि क्या करूं क्या न करूं। इसका लेखक ने कुशलतापूर्वक चित्रण किया है और प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने जिसे कोई ठेस लगती हो, जिसमें विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया हो, उसकी स्थिति चंपा के समान हो जाती है। उसको किसी वस्तु के प्रति विशेष लगाव नहीं रहता है, कोई चाव नहीं रहता है उसमें। और प्रस्तुत गद्यांश में लक्षणा शब्द शक्ति तथा उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से या लेखक के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। आज इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरी कहानी जैनेन्द्र कुमार की खेल कहानी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और हमने जिस कंटेंट को पढ़ा है, समझा है, ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी की द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। प्रस्तुत वीडियो को छात्राएं या विद्यार्थी ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें। इसके उपरांत इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। धन्यवाद, नमस्कार।